गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शफकत जबी है, उर्दू जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो दो तबके में लोग बटे, एक जिसने सराहना की और दूसरे ने जिसने आपत्ति दर्ज कराई। तो सर, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप, और खास करके विरोधियों को जवाब देने के लिए, आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? नहीं, इसमें कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि दो खेमों में बट गई, तो वो एक ऐसा लगता है कि इस फिल्म के कारण दो खेमे बन गए। ये ऐसा नहीं है, ये फिल्म नहीं होती तो भी तो दो ही खेमे थे। और ये दो खेमे कौन से, इनको समझने की कोशिश करिए। एक खेमा जो है, खेमा मतलब एक जो ग्रुप है पूरी दुनिया में, वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, जो कहता है कि टेररिज्म होना ही नहीं चाहिए और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो थ्रेट है आज की तारीख में वो टेररिज्म है। और एक जो दूसरा छोटा सा, बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल खेमा ऐसा है जो टेररिज्म को आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कवर देता है, शील्ड देता है, और उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। और इसमें हर कोई गिल्टी पार्टी है। जब एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका, अगर वो अफगानिस्तान में या किसी और कंट्री में घुस के कई साल राज करती है, और राज मतलब उनकी हुकूमत करती है, और टेररिज्म के नाम पे एक अलग तरह की टेररिज्म खड़ी करती है, वो भी गलत है। तो इस फिल्म 32 साल पहले एक ऐसा हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में एक ऐसा जेनोसाइड हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और जेनोसाइड्स नहीं हुए हैं, जिसके बारे में आम तौर पे दुनिया के लोगों को नॉलेज नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी कि कहीं ना कहीं हमारे जर्नलिस्ट लोग उसको, दुनिया और पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस या सोशल साइंटिस्ट उस बात को दुनिया के सामने लाने में फेल हो गए थे। और फेल क्यों हुए थे, मैं ये भी आपको बहुत दिल से खुल के बता रहा हूं। आप उसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करिएगा। आज इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि कहीं पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं इस दुनिया को सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नीड वोट्स। डेमोक्रेसीज में वोट, क्योंकि वोट में दो पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब वोट लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? इकोनॉमिक्स कोई समझता नहीं, इकोनॉमिक्स के नाम पे वोट मिलते नहीं है। तो सोसाइटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो किसी ना किसी चीज के कारण खफा ना हो, डिसग्रंटल्ड ना हो। है कोई ऐसा? कोई दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत इजी हो जाता है सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड करने के लिए। बोलो रिच एंड पुअर, और आप बोलिए सारे रिच लोग जो हैं खराब हैं और गरीब लोग बेचारे सब अच्छे हैं, जो कि सत्य नहीं है। जो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। रईस लोग अगर नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो ये माइक जो मैंने पकड़ा और जो आपसे बात कर रहा हूं, ये कैसे होगा? नहीं संभव है ना। और हर गरीब आदमी अच्छा है, ये भी सत्य नहीं है। तो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन, ऑपरेशन और ऑपरेस्ड। ऑपरेसर भी कहीं ना कहीं ऑपरेस्ड होता है और ऑपरेस्ड भी कहीं ना कहीं ऑपरेसर होता है। तो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी, उसको एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे। जो एक जगह की माइनॉरिटी होती है वो कहीं पे मेजॉरिटी होती है, और एक जगह की मेजॉरिटी कहीं पे माइनॉरिटी होती है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी में है, लेकिन बंबई में माइनॉरिटी में है। वहां मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में है? हिंदूज कहीं पे मेजॉरिटी में है, पंजाब में माइनॉरिटी में है। कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, अब तो है ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो ही हो गए एकदम तरह से। भारत में 8 या 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदू लोग माइनॉरिटी में हैं। तो ये जो फेक नैरेटिव है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, इसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है। खास तौर पे वेस्टर्न पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। तो कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, तो किसी ने दुनिया में यह नहीं बताया कि ये मेजॉरिटी वहां पे कुछ और है। तो सारी दुनिया में लोगों को ये लगा इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो हो सकता है कि बेचारे माइनॉरिटी वाले ऑपरेस हो रहे हो, इसलिए ऐसा कर दिया गया। एक फेक नैरेटिव के चलते हजारों लोग जिनके घर जला दिए गए, जिनको वहां से भगा दिया गया, जिन लोगों को मार डाला गया, जिनका जेनोसाइड हुआ, उस स्टोरी को दुनिया में किसी ने बताया ही नहीं था।
और ये बड़ी एक कंफर्टेबल कन्वीनियंट सिचुएशन थी, और यही ज्यूज के साथ हुआ था। 1979 तक पूरे वर्ल्ड को होलोकॉस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं था होलोकॉस्ट नाम की चीज, होलोकॉस्ट वर्ड ही नहीं पॉपुलर था। अमेरिका में किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम होलोकॉस्ट था, और वो जर्मनी में जब रिलीज होने गई तो उसको लेके बहुत रेजिस्टेंस हुआ, और जब वो रिलीज हुई तो इसी तरह से एग्जैक्टली लाइक दिस दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक वो थे जो कह रहे थे जो होलोकॉस्ट में दिखाया सब झूठ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो एक नैरेटिव जो क्रिएट किया हुआ था, पावर जिनके पास था उस वक्त, उन लोगों ने उसको आने नहीं दिया सामने। लेकिन जब वो लोगों ने देखा समझा तो धीरे धीरे अब आप देखिए होलोकॉस्ट तो जार्गन में ही आ गया है, और दुनिया में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा हु इज अ होलोकॉस्ट डिनायर। सेम थिंग हैपेंड विद कश्मीरी हिंदूज इन कश्मीर। तो जब ये फिल्म आई तो जो टेरर के साथ सिंपैथी रखते हैं, जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो वो प्रोफेशनली टेररिज्म को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। और मैं एक सवाल, एक आप इंटेलिजेंट लोग हैं और तुम सुन रही हो, मैं जानता हूं कि तुम शायद हिजाब पहना तो मुस्लिम ही होगी, तो इसको हिंदू और मुस्लिम की नजर से मत देखो, इसको तुम एक भारतीय, एक इंडियन होने की नजर से देखो, तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहां पे। मेरी फिल्म के पहले भी तो 7-8 फिल्में आ चुकी हैं कश्मीर के ऊपर, फिजा, फना, दिल से, हैदर, मिशन कश्मीर, ये सारी फिल्में भी तो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टर्बेंस के ऊपर बनी है, लेकिन ये भी तो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही है। इनकी थ्योरी ये है कि कोई भी आदमी टेररिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है। मैं अब चाहता हूं, तुम जर्नलिज्म की स्टूडेंट हो बेटा, तो तुम एक रिसर्च करो आज घर जाके, जरा जितने भी ये मेन टेररिस्ट हैं, ड्रेडेड टेररिस्ट दुनिया के, उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो इनमें से कौन ऑपरेस था। क्या उसामा बिन लादेन ऑपरेस था? वो तो प्रिंस था। क्या बुरहान वानी ऑपरेस था? क्या अफजल गुरु ऑपरेस था? जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे बम फोड़े, वो आपकी भी तो पार्लियामेंट है, सिर्फ मेरी थोड़ी है। जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक करके उड़ा दिए, उस प्लेन में तो इंसान लोग बैठे थे ना। इनमें से कौन ऑपरेस था? कोई भी वर्ल्ड का ड्रेडेड टेररिस्ट कभी ऑपरेस था ही नहीं, क्योंकि जो आदमी ऑपरेस्ड होता है वो बंदूकें लेके नहीं जाता है, वो अपने कल की चिंता करता है। और अगर ऑपरेशन ही रीजन है टेररिस्ट बनने का, तो मेरा सवाल है, इस दुनिया में दलितों पे इतना ऑपरेशन होता है हिंदुस्तान में, वो क्यों नहीं टेररिस्ट बन जाते हैं? गरीब लोगों का इतना ऑपरेशन है पूरी दुनिया में, कभी गरीब लोग क्यों नहीं बन जाते हैं? औरतों का इतना ऑपरेशन होता है अभी भी हिंदुस्तान में, तो औरतें क्यों नहीं बंदूकें और लाठियां उठा लेती हैं? ये गलत बात है। टेररिज्म इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड, और इस बिजनेस में कंट्रीज को, मीडिया हाउसेस को, इंटेलेक्चुअल्स को बहुत प्रॉफिट होता है जब वो टेरर को इंटेलेक्चुअल शील्ड देते हैं। और उसका रीजन ये है, टेररिज्म सर्वाइव्स ऑन वेपन्स, एंड वेपन्स इंडस्ट्री, आर्म एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री बहुत ही इलीगल तरीके से चलती है, और उसमें इतना ज्यादा पैसा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो टेररिज्म के अगेंस्ट है और मेरी फिल्म के अगेंस्ट है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जो टेररिज्म के अगेंस्ट है वो इस फिल्म के साथ खड़ा है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और उसके लिए वॉट अबाउटरी करता है कि नहीं 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 ये है वो है ये है वो है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा आपने दूसरे साइड की स्टोरी क्यों नहीं बताई? नो, इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट। The film is on the victims of the genocide. शिंडलर्स लिस्ट में तो कभी कोई नहीं बोलता है ये बात कि भाई शिंडलर्स लिस्ट में आपने नाजियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया। ये हो ही नहीं सकता है। जब आप पीड़ितों की स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आप ऑपरेसर्स की थोड़ी स्टोरी बताते हैं। तो अच्छा, और दूसरी जो हुए हैं इतने, जो बाकी दूसरी जो स्टोरीज हैं, उसके ऊपर ये 8-10 फिल्में तो बनी, तो 8-10 फिल्मों को लेके तो नहीं एक साइड खड़ा हो गया कि ये गलत है, झूठ है ये। और वो सारी फिल्में भी तो बहुत बड़ी बड़ी हिट है, उनमें आमिर खान, शाहरुख खान, सबने काम किया हुआ है, उसको लेके तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। तो फिर जो सत्य पे आधारित है,
700 फर्स्ट जनरेशन विक्टिम, सर्वाइवर्स, रियल सर्वाइवर्स ऑफ विक्टिम ऑफ जेनोसाइड, उनके सारी दुनिया में घूम घूम के हमने इंटरव्यूज किए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स किए हैं, उस सत्य पे ये फिल्म आधारित है। तो अगर कोई भी कहता है कि ये डिवाइडेड है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। डिवीजन दुनिया में ऑलरेडी है, कौन टेरर के साथ है, कौन हिंसा के साथ है, और कौन अहिंसा, लव, पीस और ब्रदरहुड के साथ है। नेक्स्ट। Good afternoon, sir. I'm Nimisha Bana from ADPR. I admire your work and it's truly an honor to be able to interact with you today. Sir, Hollywood has played a vital role in propagating the narrative of the American dream and America being the protector of the universe with films like Avengers and DC. Bollywood, on the other hand, has been romanticizing wars and justifying terrorism, like you said. So why did it take so many years for films like Tashkent Files and Kashmir Files to come out? Why has Bollywood failed to produce cinema which is closer to reality? So there are two ways to look at it. I won't say that Bollywood has totally ignored. I don't agree with that. That is not a fully true. We have made so many films which have raised so many questions about social system, political system. निशांत भी हमारे यहाँ बनी है, अंकुर भी बनी है। तो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, कहते हैं बॉलीवुड नहीं है, ये पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है, और उनको अपने यहाँ से निकाल देते हैं, बिकॉज दैट डिस्ट्रॉयज देयर एंटायर दिस थिंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसके पहले मुझे कोई निकाले, आई विल रिजाइन माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी एंड आई एम डूइंग दैट। एंड यू आर राइट, आवर फिल्म शुड ऑल्सो क्रिएट एन इंडियन ड्रीम। एंड आज आप देखिए कि कृष्णा पंडित हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। जिसने भी वो फिल्म देखी है, आज दे गो एंड टेल देयर चिल्ड्रन। होता क्या है कि पॉपुलर नैरेटिव में हम लोग अनइन्फॉर्म्ड से रह जाते हैं, क्योंकि वो फिल्में कंप्लीट नहीं करती हैं अपने थॉट को, टच करती हैं, टच एंड गो जैसा हो जाता है, एक लिप सर्विस करती हैं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एंड मैं जो आज जो सक्सेस मिली है उससे व्हाट वी आर डूइंग, हमारा विजन ये है, जो हम कर रहे हैं, विजन ही नहीं, हम तो इम्प्लीमेंट भी करना चालू कर दिया। I am picking up all these young boys and girls who want to, with their films, they want to create an Indian dream and bring about Indic Renaissance in India. Indic Renaissance means to give a boost to Indian creativity. Okay, in literature, in research, in movies, in poetry, wherever they can. So we have done that. We run a foundation called I Am Buddha Foundation. We have just sponsored 6 students to do that. Yesterday in Delhi, I have sponsored 2 people to do a whole lot of research for next set of films. And I'm employing lots and lots of, एक ये देखिए खड़ा है सामने लड़का, ये कुछ दिन पहले मुझे मिला था, शरण। He just came, इस टीका का लगाता है तो इसको मौका भी नहीं मिलेगा बॉलीवुड में कहीं पे। तो so he's a creative boy. He's a very creative boy and he's a unique perspective to capture with his camera the Indian culture, Indian society, the Indian milieu. तो मैंने इससे कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया आपका इंटरव्यू, कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं है तो कम एंड वर्क विद मी। सो लाइक दैट आई एम डूइंग, गॉड हैज एम्पावर्ड मी एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट 5 years I will empower at least 100 people, okay, so that they can take Indian dream stories forward. Thank you, sir. My last question. We have to. सर ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग बुरा मान जाएंगी लड़कियां बेचारी। तो जब मैं पढ़ता था सिर्फ लड़कियां ही बोलती थी, लड़के चुप बैठे रहते थे, और अभी उल्टा हो गया, अब लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां चुप बैठी हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून सर। 1 मिनट, हमारे जो इसमें फिल्म्स आई हैं उसमें फर्स्ट जो टॉप अवार्ड मिला है ये इस फिल्म की आपको मिला है? यस सर। आप यहाँ पढ़ती हैं? नो सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। और सर लास्ट 1 महीने पहले भोपाल में सर सेम फिल्म के लिए आपने भी मुझे अवार्ड दिया है। अरे वाह, बधाई सर, सेरिंग से 1837। क्या बात। आपसे मैंने कहा था अपनी फिल्म मुझे भेजने के लिए, आपने भेजी नहीं। हाँ सर, कांटेक्ट नहीं कर पाए सर आपसे। अभी ले लेता मुझसे। बिल्कुल सर, थैंक यू। सर आपसे एक सवाल भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। सर सवाल ये है कि मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, तो आपने सर भोपाल में भी हमें बताया था और यहाँ भी आपने सेम चीज़ रिपीट की है कि आपके पास अभी भी वो सारे इंटरव्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो आपने फिल्म बनाने से पहले रिसर्च वर्क के ज़रिए की थी। तो सर क्या उन पूरी रिसर्च वर्क को आप एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि उसे देख कर? उसका ऑलरेडी हम लोग एक डॉक्यू सीरीज बना रहे हैं
ओके बट सर। वी वॉन्ट पुट इट ऑन सोशल मीडिया। उसमें क्या पायरेसी का बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई कॉपी कर लेता है, उसको इधर उधर कर देता है और लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं, लोग सोचते हैं झूठ है। सो इट इज गोइंग टू कम ऑन एन इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ डॉक्यू सीरीज एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च। अगर आप चाहें उसमें हमारे साथ जुड़ना, मदद करना, तो आप कर सकते सर बिल्कुल सर। हैं। सर सर एक लास्ट सवाल यहाँ पे, ये बहुत देर सर से एक रिक्वेस्ट भी थी सर आपसे। सर जैसे बहुत 1 घंटे से बेचारी बोल रही है। सर जैसे आपने देखिए वो सर भी बोल रही है। आप दोनों आइए, फटाफट सवाल पूछिए, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। सर एक रिक्वेस्ट आपसे हाँ। लास्ट थी सर कि जैसे आपने कश्मीर फाइल्स बनाई है सर, सेम एक वैसी स्टोरी पे हम भी काम कर रहे हैं झारखंड में। आप सर्च कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड था, वो भी एक बहुत बड़ा यू जेनोसाइड था। टॉक टू मी श्योर सर। ओके सर, थैंक ये 2 लोग पूछना चाहते हैं, Yes, आप please. दोनों पूछ लिए, मैं दोनों का एक साथ जवाब दे दूंगा। I'll answer both the questions together. Both the questions are poles apart. So I'll start with my question. So, sir, my question is that you said that you've been traveling to a lot of countries. You've seen a lot of cultures. Also, we've seen that cultural homogeneity is not always harmonious. So, what are your views on cultural homogeneity? In other words, do you think that people from different cultures, communities should live together? I think people from different communities do live together. हम सब अलग अलग कम्यून के ही हैं, साथ में ही रहते हैं, सारी दुनिया रह रही है, तो उसमें कोई ऑब्वियसली हमने कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 कम्युनिटीज़ अगर साथ साथ रह रही हैं तो हम उनके जैसे बन जाएं, वो हमारे जैसे बन जाएं, फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस दुनिया में और फिर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ग्लोबलाइजेशन वांट्स टू डू। यहाँ अगर कोई एडवर्टाइजिंग एंड PR के स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो लेटेस्ट जो दुनिया में जो चल रहा है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, उसका मतलब ये है टू मेक द एंटायर वर्ल्ड यूनिफॉर्म सो दैट देयर इज वेरी लेस प्रेशर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। कि भाई अब सारी दुनिया एक सी हो गई, सबके एस्पिरेशंस एक से हो गए, सबकी डिमांड एक सी होगी, तो आई हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एंड आई कैन कम्युनिकेट थ्रू माई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इन जस्ट वन लैंग्वेज। इन वन लैंग्वेज मतलब इन वन मैसेजिंग। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये, इतने सारे दुनिया में डाइवर्स कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी ग्रुप्स हैं कि मार्केटर्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। दैट्स वाई यू सी सारी दुनिया में एक चीज़ चल रही है विच दे से कि देयर इज अ कल्चरल अटैक ऑन आवर सोसाइटी, कि बाहर के लोग आके हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी आप देखिए हर दिवाली होली में ये सवाल उठता है कि हु आर दे टू टेल अस कि हम कैसे दिवाली मनाएं, होली मनाएं, पर वो मार्केटर्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन ग्लोबलाइजेशन should be for different purposes but not to change the culture. अगर इस दुनिया का कल्चर सब एक हो गया तो it will be a very boring and monotonous society. हेलो सर, नमस्ते। बड़ी देर से मैं कोशिश कर जोर रही से थी। बोलो। आवाज़ नहीं, ओके, सॉरी। तो बड़ी देर से मैं सोच रही थी। क्या नाम है मैं आपका? प्राप्ति उपाध्याय, इंग्लिश जर्नलिज्म। तो बड़ी देर से सोच रही थी माइक कब मिलेगा, मिल गया तो डर लग रहा है। तो इतने भारी सवाल नहीं है मेरे, बहुत ही हल्का सा सवाल है और काफ़ी पर्सनल सवाल है। आपने जब अपना अनुभव बताया, आपने बताया कि कैसे आपने इतने सारे चेंजेस करे अपने करियर में, आपने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस बनाए। तो एज अ ह्यूमन आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, आई हैव अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो if I make a choice what is going to happen in future. So how do you cope up with that? How do you decide to make a choice not knowing what is going to happen in future? अभी सर्टेनिटी है तुम्हारी जिंदगी में? अभी थोड़ी देर तुम्हें पहले ऐसा लग रहा था कोई सवाल मुझसे बोलने ही नहीं देगा, है ना? यू वर सर्टन, आई सॉ योर फेस एंड आई कुड रीड इट। मैं डायरेक्टर हूँ, शक्ल पहचानता हूँ, सो आई कुड रीड यू वर सर्टन कि मेरा सवाल कोई नहीं पूछने देगा, पर अचानक पूछ लिया ना किसी ने, राइट? तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। हम कुछ भी सोच लें, वी आर नो बडीज टू डिसाइड कि ये सर्टन होगा, वो सर्टन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, अगर तुम्हारा इंटेंट सही है, अगर तुम्हारे इंटेंट में ताकत है, तो कभी पहाड़ों में घूमना आप, और ख़ास तौर पे जो डेजर्ट जैसे होते हैं, जहाँ काले काले बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो आप देखिए वो बड़ा बड़े, मैं कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था, शोले फिल्म के जो रॉक्स हैं वो सारे कर्नाटका में, हम्पी के आगे। तो मैं खड़ा था वहाँ, मैंने अचानक देखा, चाय पी रहे थे हम लोग जगह, तो इतनी बड़ी रॉक थी, पूरा ब्लैक कलर जैसा था, और बीच में से, उस रॉक में से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ था, क्योंकि उसके बीज में बहुत ताकत थी। वो बीज है, दैट सीड, वो है इंटेंट।
अगर तुम्हारा इंटेंट बहुत पावरफुल है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है. सो बी सर्टन. एक चीज की सर्टेनिटी जरूर है कि व्हेन यू स्माइल इट्स वेरी डिवाइन. तुम्हारी जो स्माइल है बहुत डिवाइन है, बहुत इनोसेंट है, और ये सर्टेन है. और दुनिया में कभी इसको करप्ट मत होने देना.